नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आज किसानों की, जो आज सरकार से 9वें दौर की बात कर रहे हैं। फिर बात होगी कांग्रेस की, जो नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद बात करेंगे निकाय के रण की, जिसके नॉमिनेशन का आज लास्ट डे है। साथ ही बात होगी कल से शुरू होने वाले वायरस के खिलाफ महाअभियान की। लेकिन इन सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं, बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुंबई के से सटे ठाणे से, जहां एक कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। पहले एक चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। खबर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे से एक चलती हुई कार किस तरह बर्निंग कार में बदली, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करा रही हैं। एक चिंगारी और कार शोलों में तब्दील हो गई। देखते ही देखते पूरी कार को इस आग ने अपने आगोश में समा लिया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और अब बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच वार्ता शुरू हो चुकी है। 9वें दौर की बातचीत चल रही है विज्ञान भवन में। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद ये पहली चर्चा है। किसानों की मांग है कि तीनों कानून रद्द किए जाए और इससे कम में किसान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। विज्ञान भवन में ये चर्चा हो रही है सरकार और किसानों के बीच। बड़ी खबर, क्या आज हल निकलेगा किसान आंदोलन का सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि किसान किसी भी तरह के समझौते के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है किसानों को मनाने की, उनसे बातचीत की। आज 9वें दौर की वार्ता फिर से शुरू सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी तरह की सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। किसान सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी तरह के समझौते के मूड में किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है संवाद स्थापित करने की, किसानों से बातचीत की हर संभव कोशिश की जा रही है। 9वें दौर की वार्ता, 51वां दिन आंदोलन का। सहमति से ही तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक करेंगे। कुछ नया प्रस्ताव रखेंगे आज? कुछ नया प्रस्ताव है आपके पास? कुछ नया ऑफर लाइक एमएसपी के ऊपर डिस्कशन होगी? बिकॉज लॉ तो अबेंस में ही है। लॉ पर चर्चा होगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विश्वास के साथ कहा है कि आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में आशा के साथ जाते हैं। आज भी आशा ही है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है, कहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मेरे साथ है। सर, आज फिर 9वें दौर की किसानों के साथ केंद्र सरकार की बात हो रही है, लगता है कि गतिरोध खत्म होगा? हमें तो पूरा विश्वास है कि इसका समाधान होगा, क्योंकि हम जब भी बैठक में जाते हैं हमारे मंत्री जी पूरे आशावान होकर जाते हैं और वार्ता करते हैं। और आज भी हमें पूरी आशा है, क्योंकि जो अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी बात पहुंच चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। तो अब विषय है कि इनकी जो भी समस्या है किसान यूनियन के नेता की, तो वो अपने उस कमेटी के सामने रखेंगे, तो इसका फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो वार्ता है वो निरंतर जारी रहेगी। हमारी तरफ से हम तो यही चाहते हैं पहले दिन से ही कि किसी प्रकार का कोई भी इस बात का कंफ्यूज नहीं हो या उनके बीच में कोई भ्रम नहीं रहे कि हमारे को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम तो यही कह रहे हैं कि निरंतर प्रयास करके इसका समाधान हो
और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी जिस तरह से उन्होंने देश के सामने आकर कह दिया कि ये कृषि के कानून है वो किसान के हित के हैं, और मैं तो ये कहता हूँ इसी से किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा। और इस बिल का ऐसे करोड़ों किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उन किसानों की भावना को समझकर इस गतिरोध को किसान यूनियन के नेता दूर जरूर करेंगे। लेकिन सर, किसान नेता राकेश टिकैत वो और दूसरे जो हैं वो सब साफ कर चुके हैं कि हमें किसान कानून खत्म करने से कम पे कुछ भी राजी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी ने, आप भी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप किया, कमेटी बनाई, भूपिंदर सिंह मान उस कमेटी से अलग भी हो गए हैं। ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, हम तो नहीं चाहते थे कि इस कानून के अंदर ये इसके ऊपर रोक लगे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य है, हम उसका स्वागत करते हैं। और किसान यूनियन के नेता भी उनके सामने विषय रखेंगे तो बातचीत से ही हल होगा और समाधान इसी से होगा कि सिर्फ कानून वापसी की बात करें तो कानून तो किसान के हित के बने हुए हैं। जो बिल किसान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं वो किसान भी तो किसान है। इसलिए किसान यूनियन के नेताओं से यही निवेदन है कि अब इस गतिरोध को आप दूर करें और जो आपको प्रारंभ में मुद्दे थे उन मुद्दों पर आएं। जो आपने आंदोलन शुरू किया था उस समय जो मुद्दे थे उसके समाधान के लिए भारत सरकार है वो निरंतर आगे भी खड़ी है और अभी भी खड़ी है। सर, आज जब वार्ता के लिए जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो नई परिस्थिति बनी उसमें केंद्र सरकार कुछ नया प्रस्ताव भी रख सकती है वार्ता के लिए, गतिरोध खत्म करने के लिए? ऐसा है कि वार्ता के अंदर जब किसान यूनियन के नेता आएंगे तो उनके जो बात होगी। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस चल रहा है। कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ धरना और प्रदर्शन सभा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। धरने में कांग्रेस के कई नेता शामिल। बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से साबित होगा। इससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसानों का शोषण होगा और इन बिलों के। और याद रखना, इस मुल्क में लोकतंत्र के जो पक्षधर लोग हैं, जिस मुल्क में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं होती, वो उस मुल्क का लोकतंत्र जमहूरियत आगे चल नहीं सकती, कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसको हर के सामने घुटने टेकने पड़ते। और एक अंतिम बात कि यूपीए के समय में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी के प्रयास से इस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था, जिसमें इस देश के हर नागरिक को खाने का अधिकार कानूनी रूप से दिया गया था। इसीलिए 2 रुपए और 3 रुपए का राशन 40 करोड़ लोगों को मिल रहा है। और मोदी जी बोल, अगर एफसीआई खरीद नहीं करेगी, सरकारी मंडी नहीं होगी, तो इस देश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो इस देश की राशन प्रणाली है, उसका क्या होगा। इसलिए ये सवाल कांग्रेस के साथ साथ पूरे इस देश के लोगों का है। और जहां तक सवाल ये आता है कि किसान आंदोलन कर रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पहले दिन से संसद से अंदर हमारे लोग बाहर निकाले थे। 28 सितंबर को हर प्रदेश में कार्यक्रम हुए। 2 या 50,000 टन का चालाकी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जब राजस्थान चरम पर कोरोना का सामना कर रहा था, हिंदुस्तान चरम पर कोरोना का सामना कर रहा था, 5 जून को 3 ऑर्डिनेंस लेकर के आए और चुपके से एग्रो बिजनेस के नाम पर यह कानून देश की जनता पर थोप दिए। अगर पूरी जीडीपी को देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। देश के व्यापारियों को लगता है कि अब किसी भी सेक्टर में मुनाफा उनको नहीं हो रहा है। विदेशों की तर्ज पर हमारे देश में भी मौजूदा गवर्नमेंट व्यापारियों को खुश करने के लिए
इस सेक्टर में लाना चाहती है ताकि वो इसका दोहन कर सके। एक तो इन्होंने समर्थन मूल्य का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, यानी समर्थन मूल्य को खत्म करने की चेष्टा है। मंडियों को समाप्त कर दिया। आज मंडियों में लाखों लोग काम कर रहे हैं। वहां पे व्यापारी, मजदूर, गाड़े वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, कैंटीन वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके अंतर्गत किसान को 20 साल 15 साल के लिए अपनी जमीन उसने कॉरपोरेट हाउस को दे दी, तो बीज उससे खरीदना पड़ेगा, खाद, उर्वरक, सभी चीजें कॉरपोरेट हाउस से खरीदनी पड़ेगी। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की किसान अधिकार रैली पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को आज किसान याद आ रहे हैं, आग में कांग्रेस घी डाल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, देखा जाए तो किसान आज भी सड़क पे हैं और कांग्रेस जिस तरह से किसान अधिकार दिवस आज सेलिब्रेट कर रही है और खास करके राजस्थान में बड़ी तैयारी है, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि किसान कांग्रेस को अब याद आया है और किसान जो ये यूनियन के नेता आंदोलन कर रहे हैं उसके अंदर ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके 60 साल इन्होंने शासन किया था। 60 साल के अंदर किसानों के लिए इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से किसान ये कह सके कि हम आत्मनिर्भर हैं। 60 साल तक तो ये कानून थे ही, जिस 70 साल से, लेकिन उन्होंने इस कानूनों के माध्यम से आज देश के अंदर किसान है वो आत्मनिर्भर नहीं बन सका और किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए ये कानून जो बनाए गए ये किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले कानून है और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान है वो इन्हीं कानूनों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि इस कानून से किसान को आज़ादी मिली है। मन चाहे स्थान पर, मन चाहे व्यक्ति को, मन चाहे रेट के अंदर बेच सकेगा अपने उत्पादन को। तो इस दृष्टि से ये कानून अच्छे हैं। और कांग्रेस है, उन्होंने तो 60 साल किसान का शोषण किया है और अभी भी इसी में लगे हुए हैं। सर, देखा जाए तो कभी कभी कांग्रेस राजस्थान बीजेपी की जो इकाई है उस पर भी सवाल खड़ा करती है कि बीजेपी टूट जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार लेके चलती है और एक विचार परिवार है पूरा, और एक इस सिद्धांत के साथ में पंचनिष्ठा के साथ चलने वाला संगठन है। और अब स्थिति तो ये है कि कांग्रेस स्वयं है जो राजस्थान के अंदर 2 भागों में बटी हुई है और ये जग जाहिर है। और आप और हम सब देख रहे हैं कि आज से 3 महीने पहले क्या कांड हुआ था, जिसमें सचिन जी पायलट अपने विधायकों को लेकर अलग जगह पर भाग गए थे और अशोक जी गहलोत 1 महीना तक उनको लेकर किसी 5 स्टार होटल के अंदर बैठे रहे। वो खुद के गिरेबान में देखें। भारतीय जनता पार्टी संगठित है और हम संगठन के अंदर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। और कांग्रेस है उसने जो वादे किए थे जनता से वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए राजस्थान की जनता के अंदर भी इनके कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात मरुधरा में होने वाले निकाय चुनाव की। 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 16 जनवरी से की जाएगी, जबकि 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग 20 जनवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। बता दें कि निकाय चुनाव का मतदान आगामी 28 जनवरी को होना है, जबकि मतों की गणना 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। 90 निकायों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 11 जनवरी को शुरू हुई थी। अब तक कुल 5100 से ज्यादा प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मरुधरा में होने वाले निकाय चुनाव में प्रदेश के अलग अलग जिले में 90 निकायों के लिए चुनाव होने हैं। शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है। अजमेर में भी 5 निकाय सीट के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की
घोषणा तक नहीं की है। जानकारी के मुताबिक गुटबाजी और अंतर्कलह के कारण दोनों सियासी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि दोनों दलों ने टिकट के दावेदारों को मौखिक जानकारी देते हुए नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन जिला प्रशासन ने नामांकन के लिए 8 अधिकारियों को तैनात किया है, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट में 6 और जिला परिषद में एक रिटर्निंग अधिकारी को तैनात किया गया है। राजसमंद में आमेट नगर पालिका के गठन के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। इसी क्रम में बीजेपी पार्षदों ने एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। विपक्ष के नेता रमन कंसारा ने कहा कि बोर्ड गठन का 1 साल हो चुका है, बावजूद इसके आज तक बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है। पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्षदों के इलाके में विकास कार्यों को तरजीह नहीं दी जाती है। विपक्ष ने पालिका अध्यक्ष और आयुक्त से निष्पक्ष रूप से कार्य करने की मांग की है। बूंदी जिले में 28 जनवरी से होने वाले नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन में उलझी कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में टिकट मिलने की उम्मीद में नामांकन पत्र भरने के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में भारी भीड़ है। अपने अपने समर्थकों के साथ आने से उमड़ी भारी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। डूंगरपुर में बीजेपी में घमासान, निकाय चुनाव में टिकट पर विवाद, टिकट को लेकर बवाल हो गया। यहां पर कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। प्रभारी मंत्री के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की। नगर निकाय चुनाव में टिकट को लेकर बीजेपी में एक घमासान हुआ। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की और बात कल से शुरू होने जा रही कोरोना से जंग की। जयपुर में कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य सरकार ने सेकंड फेज वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की है। देखिए, वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, कल पूरे देश में शुरू हो रहा है। राजस्थान में पहले 282 साइट्स पे होना था, फिर भारत सरकार ने रिड्यूस किया उसको। 282 भी पहले दिन होना था, उसके बाद वो बढ़ता और हमने करीब 3700 से ज्यादा साइट्स का चयन किया था जो जहां पे वैक्सीनेशन किया जा सकता था। और जितनी वैक्सीन फर्स्ट फेज में जो हमारा पोर्टल था उसके ऊपर जो रजिस्टर हुए हेल्थ केयर वर्कर्स और भारत सरकार के हेल्थ केयर वर्कर्स, वो करीब 4,70,000 के करीब था संख्या। उसकी फर्स्ट डोज इसी फर्स्ट फेज में लगनी थी और उसके लिए हमने पहले दिन 282 सेंटर और उसके बाद में ग्रेजुअली वो सेंटर्स बढ़ते जाते और इन्हीं सब लोगों को हम कवर करते। अभी भारत सरकार ने ये जो 282 साइट्स है इनको रिड्यूस कर दिया। पहले 161 किया, फिर 167 किया।
और पहले दिन में भी 167 रहेगा, आगे के दिनों में भी 167 रहेगा। वैक्सीनेशन को लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मॉडल सेंटर तैयार किया गया है। कुल 5 रोल मॉडल सेंटर बनाए गए हैं। वाले वैक्सीनेशन अभियान के आगाज के मद्देनजर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मॉडल सेंटर विकसित किए गए। यहाँ पर कुल 5 सेंटर जो है वो स्थापित किए गए हैं और इस सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो इनॉग्रेशन के टाइम पर जुड़ेंगे और ना सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि यहाँ के जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। ये किस प्रकार का सेंटर है ये आपको दिखाने की कोशिश हम आपको करते हैं। ये एसएमएस के धनवंतरी ओपीडी की 5वीं फ्लोर पर इस प्रकार के 5 सेंटर्स जो है वो बनाए गए। इन्हें रोल मॉडल सेंटर्स जो है वो कहा जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ वेटिंग रूम बनाया गया है, वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर जो है वो विकसित की गई हैं। और प्रधानमंत्री इसी जगह पर ये जो लाभार्थी एक तरह से बैठे हुए हैं इन्हीं से सीधे कनेक्ट करेंगे और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इस वक्त एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार की तैयारी आपके इस सेंटर पर की गई है? देखिए 16 जनवरी को कल जो है प्रधानमंत्री जो वैक्सीन का इनॉग्रेट करेंगे और एसएमएस हॉस्पिटल के इस सेंटर को जो है वो इसका रोल मॉडल बनाया गया है कि प्रधानमंत्री 2 वे कम्युनिकेट करेंगे यहाँ। तो उसकी हमने सारी तैयारियां कर ली है आईटी पीपल्स के थ्रू, जो सारी ऐसे बोल जो कर ली है। आप देख रहे हैं इसको हमने जो है 4 भागों में बना रखा है। एक तो ये वेटिंग एरिया है, तो जब भी जो बेनिफिशियरी आएगा यहाँ अपना देख के रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करके उसका जो है देखेंगे, थर्मल स्कैनिंग करके जब जो फिट पाया जाएगा तो उसको बगल में जो है वैक्सीनेशन रूम है, यहाँ इसका वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो वैक्सीन कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरा सेटअप जो है वो तैयार कर लिया गया है कि यहाँ पर जब लाभार्थी पहुंचेगा तो उसे यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन रूम भी आपको दिखाने जाएंगे किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन रूम है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है वैक्सीन लगाने के बाद तो इस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं, तबीयत खराब होने के बाद जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन मीटर जो है वो यहाँ लगाए हैं, बीपी की मॉनिटरिंग की ये जो मशीन है वो यहाँ पर तैयार की गई है। जो नर्सेज स्टाफ है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो प्रधानमंत्री कल सुबह 10:30 बजे इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं और उससे पहले एसएमएस अस्पताल में मॉडल सेंटर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका। और ये जो स्क्रीन आप सामने देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन है इसके जरिए प्रधानमंत्री जो है वो कनेक्ट होंगे और इस कैमरे के जरिए प्रधानमंत्री जो है वो लाभार्थियों से 2 वे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। संभवतः जिस लाभार्थी को टीका लगाया जाएगा तो संभवतः उससे जो है वो चर्चा भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो राजस्थान और एसएमएस अस्पताल जो है वो पूरी तरह से तैयार है कल के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जयपुर में वैक्सीनेशन के मद्देनजर 21 सेंटर्स बनाए गए हैं। लाभार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए अब मैसेज भिजवाए जा रहे हैं। मैसेज के अनुसार लाभार्थियों को सेंटर्स पर पहुंचना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। अब जिन जिन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होना है वहां पर वैक्सीन भिजवाने का काम शुरू हो चुका है, जबकि इसके साथ ही जो लोगों को जो लाभार्थी हैं जिनको वैक्सीन लगनी है उनको भी अब मैसेज पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। इस वक्त जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से मैसेज भिजवाए जा रहे हैं और किस प्रकार से अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन भिजवाई जा रही है? कितने सेंटर्स हैं आपके? कल जो राष्ट्रव्यापी हमारा जो कोरोना वैक्सीन का आगाज किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, इसके तहत जयपुर जिले में 21 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कल वैक्सीनेशन काम शुरू होगा। जो ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहां से हमको हरी झंडी शुरू करेंगे, उद्घाटन घोषणा करेंगे। उसके बाद हमारे सभी 21 साइट्स पर हमारे ये वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। माननीय सीएम महोदय, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर महोदय भी इस प्रोग्राम के दौरान जुड़े रहेंगे। इस तरह से हमारे सभी 21 जगह पर हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी जगह हमारी टीम का गठन कर लिया गया है। सभी जगह सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सारे इक्विपमेंट जांच लिए गए हैं। पुलिस की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। हर साइड में 5 हमारे वैक्सीनेशन टीम का भी इंतजाम किया गया है। बैकअप के लिए भी टीम की हमने 5 टीम बैकअप के लिए तैयार की रखा है हमने। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पुलिस के अधिकारी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, स्टेट टीम हमारे साथ इस सब आवाज करती रहेंगी। ये पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। लाभार्थियों को मैसेज किस प्रकार से भिजवाए जा रहे हैं?
लाभार्थियों की हमने पहले से ही, हमने जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनका हमने पहले से ही डाटा सबका हमने कोविन पोर्टल में एंट्री करा दी थी। उस पोर्टल के तहत हम प्रतिदिन हर सेंटर पर 100 आदमी डाटा भिजवाने की व्यवस्था की है हमने। और 21 सेंटर पर हमने जो हमारे लाभार्थी है उनमें से छांटते हुए 100 लोगों को हमने मैसेज भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया चल रही है, तो 2-3 घंटे में प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। सभी जगह सभी लाभार्थियों को मैसेज पहुंच जाएगा कि उन्हें किस तारीख को किस स्थान पर कितने बजे उनको पहुंचना है, उस हिसाब से उनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहाँ सब जगह शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान के साथ जयपुर भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब लाभार्थियों को मैसेज का जो दौर है वो बस शुरू हो चुका है और शाम तक जो है वो सभी लाभार्थियों को उनका सेंटर और टाइम दोनों जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो कल जो लाभार्थी हैं वो सेंटर्स पर पहुंचकर टीका लगवा पाएंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वैक्सीनेशन के लिए मरुधरा भी पूरी तरह से तैयार है। 167 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन कल होगा। 6 सेंटर्स पर कोवैक्सीन का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कल सुबह 10:30 पर प्रधानमंत्री इसका आगाज करेंगे। इस महाअभियान का आगाज पीएम करेंगे। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। लाभार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए मैसेज जाएगा। कल देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज देश भर में करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और इस वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण ओला साहब मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से कार्यक्रम तय किया गया है? कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे राज्य में हमारी ओर से जो है 167 जो है वैक्सीनेशन साइट तय की गई हैं। 167 वैक्सीनेशन साइट्स पे हम एवरेज जो है 100 बेनिफिशरीज को 100 बेनिफिशरीज को लाभान्वित करने जा रहे हैं। हमने जो है सभी सेशन साइट्सों से सबको अवगत करवा दिया है। हमारे जिला स्तरीय अधिकारी जो हैं आज सभी बेनिफिशरीज को शाम तक ये अवगत करा देंगे कि आपको फला सेशन साइट पे आकर के वैक्सीनेशन करवाना है। और हमने जो है कल वैक्सीनेशन प्राप्त होने के बाद कल सुबह से कल शाम तक सभी जिलों में वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट जिस तरह से हमने चार्ट किया था उसके अनुसार पहुंचा दी है और सभी जिला मुख्यालयों पे हमारी वैक्सीन पहुंच गई है। जिलों से सेंटर्स तक वैक्सीन आज पहुंचाई जाएगी या पहुंच गई? हमने जो है सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था, उनको ये वर्कआउट करके प्लान करना है और वो आज शाम तक साइज सभी जगह पहुंचा देंगे। कल सुबह कार्यक्रम का आगाज कितनी बजे होगा और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे राजस्थान से? राजस्थान प्रधानमंत्री जो है 10:30 बजे इसको लॉन्च कर। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जोधपुर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। 36,000 वैक्सीन की खेप कल शाम जोधपुर पहुंची है। वहीं कल 30,000 हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में वैक्सीन लगेगी। जिले में सुबह 9 बजे से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन के लिए शहर में कुल 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया संवाददाता ललित सिंह ने। कल का पूरा देश इंतजार कर रहा था, वो तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये वो जोधपुर का स्टेट लेवल का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पे सबसे पहले बाय एयर कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। ये वैक्सीन रखने की कोल्ड चेन बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये 13 लाख की क्षमता यहाँ 2 कोल्ड चेन है जहाँ पे वैक्सीन को रखा जाएगा और यहीं से पूरे 10 जिलों में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसको देखकर प्रदेश के हर नागरिक को खुशी इज़हार हो रही है। एक डर जो लगातार पिछले 1 साल से है कि आखिर कोरोना वैक्सीन कब आएगी, डर कब मिटेगा। और यहाँ से ये बॉक्सेस देख रहे हैं, 10 जिलों में इन्हीं बॉक्सेस में कोरोना वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी और जोधपुर के 6 जिलों के साथ साथ जो बीकानेर और नागौर के करीब करीब कुल मिलाकर 10 जिले हैं वहाँ पे ये वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डॉक्टर कौशल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारी है? अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। देखिए, कोरोना वैक्सीन हमें प्राप्त होते ही हमें राज्य सरकार से SOP प्राप्त हो गई है किस प्रकार से वैक्सीन को इंचार्ज के सामने ही खोला जाएगा। उसके बाद में जब हम जिलों में भी अगर वैक्सीन सप्लाई करेंगे तो यहाँ से सील चस्पा करके और बाकायदा पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ
में भेजी जाएगी वैक्सीन। और जहाँ जिले में भी वैक्सीन का वितरण है तो वो उसमें भी सुरक्षाकर्मी एक साथ में रहेंगे और हर एक कोल्ड चेन पॉइंट पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड रहे ताकि वैक्सीन का किसी प्रकार से कोई वेस्टेज या कोई चोरी जिस प्रकार होने की संभावना। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद राज तिलक।